अमायरा सुसाइड मामला दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है। बच्ची परेशान थी, उसने चीख चीख कर अपने पेरेंट्स को, अपनी स्कूल टीचर को अपनी परेशानी बताई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अब उसकी मौत के बाद भी ना तो स्कूल प्रशासन और ना ही पुलिस इस मामले में गंभीर नजर आ रहा है। घटना के तुरंत बाद स्कूल की तरफ से खून के धब्बे क्यों मिटाए गए, क्राइम सीन से छेड़छाड़ क्यों की गई, स्कूल प्रबंधन की इस हरकत पर पुलिस ने क्या संज्ञान लिया, अधिकारियों से छिपते इन स्कूल प्रशासन के लोगों ने जांच में सहयोग क्यों नहीं किया, क्या इन हरकतों के पीछे किसी को बचाने की कोशिश है, क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने के आरोप में स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इन सारे तमाम सवालों के जवाब पुलिस को देने चाहिए। आखिर कहां तक पहुंची है जांच, इस पूरे मामले की हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अमायरा ने खुदकुशी कर ली। उसने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। तमाम सवालों के बीच अमायरा का एक ऑडियो उसके परिजनों ने जारी किया है, जिसमें अमायरा की आवाज से लगता है कि वो अपने स्कूल में खुश नहीं थी। वो इस ऑडियो में अपनी माँ से बता रही है कि स्कूल में रोज कोई न कोई उसकी कंप्लेंट करता है और अब वो स्कूल नहीं जाना चाहती। ये ऑडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है। क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? अमायरा का ये ऑडियो आने के बाद एक बड़ी बात सामने ये आई कि अमायरा मानसिक रूप से बेहद परेशान थी और उसने अपनी परेशानी अपने घर वालों को भी बताई। उसके पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन को बताया, लेकिन किसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अपनी परेशानियों को खुद ही झेलते हुए अमायरा ने अपनी जान दे दी। हमारे संवाददाता दीपक चावला ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लखन खटाना से इस केस को लेकर विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि बच्ची के सुसाइड का ये मामला बेहद संवेदनशील है और इस जांच के घेरे में आने वाले भी अमायरा की उम्र के ही बच्चे हैं, जिनसे इस केस को लेकर पूछताछ की जानी है। इसलिए टीम इस मामले में सावधानी से जांच कर रही है। देखिए, ये जो मैटर है बड़ा गंभीर है और संवेदनशील है। इसमें एक छोटी बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। इनमें जो अनुसंधान किया जाना है वो भी छोटे बच्चे हैं। उन सबसे अलग अलग और पेरेंट्स की उपस्थिति में ही तफ्तीश होगी। उसके बाद ही पता लगेगा कि बच्ची की मानसिक स्थिति कैसी थी, बच्ची की ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो ऐसा कदम उसने उठाया। बच्चे को जो पढ़ाने वाले टीचर से स्टेप बाय स्टेप 1 बार 2 बार 3 बार उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद ही हम फाइनल नतीजे पहुँचेंगे। हैरानी की बात ये है कि ये सब बातें बच्ची के क्लास टीचर को पता थी। उन्हें ये ऑडियो क्लिप भेजी भी गई थी, लेकिन 1 साल पहले की बात पर लगातार हो रही परेशानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बच्ची के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची को जानता हूँ, वो ऑलराउंडर थी। 3 दिन पहले ही उसने एक मेडल जीता था। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल सीसीटीवी भी साझा नहीं करना चाहता है। सीसीटीवी कैमरे में 30 दिन की रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए। उनकी बच्ची को ऐसा क्या बोला गया कि उसने ऐसा कदम उठाया। बच्ची के मामा साहिल ने बताया कि बच्ची को स्कूल में और बच्चे बुली किया करते थे, क्लास में गलत शब्द बोलते थे। इसके लिए उसने शिकायत भी की थी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की थी, लेकिन इस बात को लेकर स्कूल प्रबंधन गंभीर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बच्ची सेटल हो जाएगी। बच्चे के जो माता पिता हैं उनसे हमें अभी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है, उनसे डिटेल बयान उनके नहीं हुए हैं क्योंकि वो शुरुआत में सदमे में थे। बच्चे के जो मामा हैं, चाचा हैं, उन सब से हम मिनट टू मिनट संपर्क में हैं और वो जो भी अनुसंधान में सहयोग कर रहे हैं या उनको कोई शंका है उसको हम अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, इसमें ऑडियो में बस ऐसी खबर आ रही है कि टीज़ कर रहे हैं उसको कोई
तो आप स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे जिनसे बयान लेने हैं, तो वो भी आपको दिक्कत आ रही है, उनके पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, कईयों के नहीं कर रहे। सर ये टीज वाली बात जो अभी जानकारी में आई है, तो यदि टीज हुए तो उससे पूर्व में कोई शिकायत की हो या पुलिस को या किसी पर शिकायत की हो तो वो भी हम रिकॉर्ड पे लेंगे। यदि ऐसा चाहे लिखित में नहीं तो जबानी भी कभी शिकायत की हो पुलिस को या किसी भी स्तर से किसी भी बाल संस्था को किसी की हो तो वो हम रिकॉर्ड पे लेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अमायरा की आत्महत्या को लेकर अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्ची लगभग 1 साल से परेशान थी और स्कूल नहीं जाना चाहती थी। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी वो स्कूल जाने के लिए मना कर रही थी। अमायरा के परिजन उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट भी करने वाले थे, लेकिन दूसरी जगह एडमिशन न हो पाने के कारण इसी स्कूल में जाना पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि एक होशियार और काबिल बच्ची स्कूल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अगर समय रहते बच्ची की परेशानी को समझा गया होता तो शायद ये ना होता। 1.5 साल से चल रहा था। इसको बुलिंग का जो था, काफ़ी बार अमायरा ने कंप्लेन करी, उसकी वजह से हमने टीचर से कंप्लेन करी। टीचर कहते हम देखते हैं, अमायरा को समझना चाहिए। वो अमायरा पे डालते थे कई चीज़ों को, उसको भी देखना चाहिए। फिर मैंने और शिवानी ने काफ़ी, जब ये 1 साल से चल रहा था तो हमने सोचा कि इसकी स्कूल चेंज करवा देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक समय में 2-2 टीचर होते हैं क्लासरूम में और बच्चे भी कुछ ज़्यादा 25 से 30 बच्चे होते हैं, फिर भी ये उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसकी बातों को नहीं सुन पा रहे। वो जो कंप्लेन करती है या करती थी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो हमने ट्राई करा था कि इसको सेंट जेवियर में एडमिशन करवा दें। उसके लिए हमने काफ़ी ट्राई भी करा, लेकिन हो नहीं पाया उसका एडमिशन। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। अमायरा के माता पिता की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इन सब के पीछे स्कूल प्रशासन और पुलिस की टीम क्या कुछ कर रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्कूल प्रशासन की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रही है। हादसे के तुरंत बाद ही स्कूल प्रशासन ने क्राइम सीन से खून के धब्बे मिटा दिए, वहाँ पर साफ सफाई करवा दी। आखिर ऐसा क्या कुछ वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे जिससे इस घटना के तार जुड़ते हैं। 100% अभी कोऑपरेट कर रहे हैं। शुरुआत के दिन जो फर्स्ट इंसिडेंट था उस दिन जब पुलिस वहाँ पहुंची थी तो वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति हमें नहीं मिला था। उसके बाद हमें लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी एविडेंस चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। पर इसमें एक ये भी थी, आप भी थे, मैं भी मौके पे था, वो खून के धब्बे भी हटाए गए, तो एविडेंस को मिटाना, साक्ष्य को मिटाना, ये भी एक कानूनन अपराध है। इस पर भी आपकी इन्वेस्टिगेशन रहेगा? ब्लड को सफाई वाली बात जो आई थी उसके बारे में जो संबंधित स्वीपर था उससे डिटेल इंट्रोगेशन हुई है। अब ये जानने का विषय है कि उसका आशय आपराधिक था, ये एक जनरल था। चूँकि चाहे उनके द्वारा मिटाए गए हों, लेकिन पुलिस ने सारे सबूत कलेक्ट किए हैं। ब्लड के स्टेन हमें मिले हैं, वो भी FSL भेजेंगे और सारी चीज़ जो उससे जुड़ी हुई हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब उनका मिटाने का उद्देश्य क्या था? यदि आपराधिक उद्देश्य है तो अवश्य कार्रवाई होगी। NDTV लगातार अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम से जुड़ा है। इस मामले में स्कूल की संदिग्ध भूमिका और पुलिस की कार्रवाई पर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबूत मिटाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्रबंधन के ऊपर किसी का हाथ है? बच्ची की मौत के बाद क्यों चुप है पुलिस? इंसाफ में देरी क्यों हो रही है? क्या किसी को बचाया जा रहा है? अगर स्कूल निर्दोष है तो सबूत क्यों मिटाए गए? सबूत मिटाना और चुप्पी, किसकी मिली भगत? बच्ची की जान गई, लेकिन जिम्मेदार कौन? आइए आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम है क्या। स्कूल में 9 साल की बच्ची चौथी मंजिल से कूद गई। चौथी मंजिल से गिरकर हुई मौत। मौत के बाद सबूत मिटाने की कोशिश। स्कूल ने खून के धब्बे हटा दिए थे। परिजनों ने स्कूल पर लगाया गंभीर आरोप। स्कूल में बच्ची को बुली किया जाता था। परिजनों का दावा, बच्चे उसे तंग किया करते थे। बुलिंग की शिकायत स्कूल में की गई थी। शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्कूल प्रबंधन का इनकार। स्कूल में मल्टीपल केसेस थे जहाँ पे नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे। जैसे पुलिस ने भी मीडिया को बताया कि अभी तक सिर्फ 3 दिन की फुटेज उनको मिली है। CBSE की गाइडलाइन बहुत क्लियरली बोलती है कि 15 डेज ऑफ ऑडियो प्लस विजुअल प्लस 15 डेज ऑफ बैकअप होना चाहिए। बट स्कूल कह रहा है हमारे पास 3 दिन का ही विजुअल बैकअप है, हमारे पास ऑडियो भी नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस क्लास से पहले उस क्लास में उस स्कूल में क्या हुआ, पहले के दिनों में क्या हुआ, उस क्लास में क्या बातचीत हुई, तो इस केस को सॉल्व कैसे किया जाएगा?
राइट। और ये तो गाइडलाइंस आई एम श्योर सीबीएसई ने इस स्कूल के साथ भी शेयर करी होंगी। एंड ये कोई छोटा स्कूल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कूल है, ये बहुत बड़े लोगों का स्कूल है, पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों का स्कूल है। तो इन लोगों के एंड बहुत अच्छी फीस लेते हैं ये लोग, पेरेंट्स से 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बिल्डिंग 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ नीचे फेंक सकता है, कोई गिर सकता है, बच्चा इजीली क्लाइम कर पाया। आइए आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, शुरुआती जांच में बैड वर्ड के संकेत, पुलिस शिक्षा विभाग कर रही है जांच, सीबीएसई की टीम भी कर रही है जांच, स्कूल प्रबंधन के साथ बच्चों से पूछताछ, इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला। अमायरा एक खुश मिजाज लड़की थी। अपने माता पिता की लाडली अमायरा अंदर से परेशान थी और इस बारे में उसने अपने माता पिता को बताया भी था। अपनी क्लास टीचर को भी इस बात की जानकारी दी थी। पिछले 1 साल से अमायरा अपनी परेशानियों से जूझ रही थी और लगातार वो इस बात की शिकायत भी कर रही थी। मौत का रास्ता कभी सही नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों की मानसिकता, उसकी शिकायतों को जरूर सुना जाना चाहिए। अगर जयपुर हरमाड़ा कांड में एक नशे में धुत डंपर चालक ने अंधाधुंध वाहन चलाया और एक के बाद एक लोगों को कुचलता चला गया। इस घटना में 14 लोगों की जान चली गई। इस घटना में अब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डंपर चालक कल्याण मीणा ने सिर्फ शराब ही नहीं पी थी, बल्कि उसने 700 ml शराब का सेवन किया था। इतनी ज्यादा मात्रा में शराब पीने के बाद कोई भी शख्स खड़ा रहने की स्थिति में नहीं रहता है। डिसीजन लेने की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ट्रैफिक नियमों की सिर्फ धज्जियां नहीं उड़ रही हैं, बल्कि लापरवाही की सीमाओं को पार कर एक अपराधी की तरह लोगों को कुचला गया। कोर्ट ने भी आरोपी पर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। जयपुर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर हरमाड़ा कांड में एक नशे में धुत डंपर चालक ने अंधाधुंध वाहन चलाया और एक के बाद एक लोगों को कुचलता चला गया। इस घटना में 14 लोगों की जान चली गई थी। हरमाड़ा डंपर कांड मामले में एफएसएल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 14 लोगों की जान लेने वाला डंपर चालक न सिर्फ नशे में धुत था, बल्कि उसने काफी मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था। जाँच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसके खून में 630 ml शराब की मात्रा पाई गई है। करीब डंपर चालक ने 1.25 लीटर यानी कि 700 ml शराब पी रखी थी। इतनी शराब पीने के बाद कोई भी इंसान अपने होश खोने लगता है। इस अवस्था में इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता और उसकी निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में वाहन को नियंत्रित तरीके से चला पाना लगभग असंभव है। डंपर चालक ने 1.25 लीटर शराब पी रखी थी। 10 ml खून में 1.26 ml शराब मिली है। 4 से 5 लीटर खून में 630 ml शराब थी। इतने नशे में कोई ठीक से चल भी नहीं सकता। ड्राइवर इतने नशे में डंपर चला रहा था। हरमाड़ा डंपर कांड को लेकर कोर्ट भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। शुक्रवार को आरोपी चालक कल्याण मीणा की पेशी हुई और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर लोगों को मौत के घाट उतारा गया है और कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस चलाने के निर्देश दिए हैं। घटना को लेकर एक और अपडेट ये है कि हरमाड़ा डंपर हादसे को लेकर अब विस्तृत जांच की जाएगी और इसके लिए गठित ज्वाइंट कमेटी घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान झालाना आरटीओ भी मौके पर मौजूद रहा। टीम इस मामले की गहराई से जांच करेगी। जिला कलेक्टर ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को इस जांच में शामिल किया है। कमेटी जल्द ही जिला कलेक्टर को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब आपको बताते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। अब इन तस्वीरों में देख लीजिए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आरोपी की टक्कर एक कार चालक से हुई है। कार चालक ने उसे मारने की धमकी दी, जिसके बाद डंपर चालक वहां से निकल गया। अब इस तस्वीर को देखिए कि जैसे ही डंपर चालक अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो कार चालक ने डंपर के आगे गाड़ी लगाकर उसे मारने की धमकी दी। इससे डंपर चालक घबरा गया और गलत साइड पर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। उसके बाद की ये भयावह तस्वीरें देखिए, जिसने कई लोगों की जानें ले ली। कुछ देर रॉन्ग साइड में चलने के बाद आरोपी वापस सही लेन में आ गया और इसके बाद उसने 400 मीटर में लगभग 27 वाहनों को कुचल दिया।
लोहा मंडी सड़क हादसे में एफएसएल रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने लगभग 700 ml शराब पी थी, यानी कि आरोपी ने लगभग 3 बार शराब पी थी। पहले चंदवाजी और उसके बाद बडारना और उसके बाद एक जगह पर और शराब पी थी। इतनी मात्रा में अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो नॉर्मल मात्रा से 3 गुना अधिक जो है वो माना जा सकता है, यानी कि इतनी शराब अगर कोई व्यक्ति पिएगा तो वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और आरोपी चालक कल्याण उस डंपर को चला रहा था और उसके बाद उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसने मौत का तांडव रच दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसे कुछ याद नहीं था, कि उसका पैर बस एक्सीलेटर पर था और वो गाड़ी को चलाता रहा। रास्ते में जो भी आया उसे वो कुचलता रहा। आरोपी ने इतनी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था कि उसे कुछ याद भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी को अपने किए पर पछतावा भी नहीं है। दूसरी तरफ डंपर कंपनी का मालिक भी फरार बताया जा रहा है। इसके साथ ही मैनेजर भी फरार है। आपको बता दें कि मैनेजर ने ही ड्राइवर को डंपर की चाबी दी थी, जबकि वो शराब के नशे में धुत था। राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर गृह विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को लेकर सख्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद परिवहन और ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह के हादसों के होने का इंतजार क्यों किया जाता है। 5 साल में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने की वजह से 8,910 हादसे हुए हैं। हर साल लगभग 957 लोगों की मौत होती है। 2020 से 2022 तक जयपुर में 10,000 सड़क हादसे हुए हैं। 67 हादसे चालकों के नशे में होने से हुए। जनवरी 2023 से मई 2024 तक 35,693 एक्सीडेंट हुए। 16,768 लोगों की मौत हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 376 चालकों के लाइसेंस निरस्त होने के लिए भेजे गए। शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है, लेकिन लोग इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने से कानून में सजा का प्रावधान है। ऐसी हरकतों से चालक न सिर्फ अपनी जान खतरे में डालता है, बल्कि वो दूसरों की जान का भी दुश्मन बन जाता है। ठीक यही स्थिति हुई जयपुर में डंपर कांड मामले में भी। नशे में धुत होकर डंपर चला रहे आरोपी कल्याण मीणा पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट की सख्ती और जांच टीम की तत्परता से आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस चलेगा। आरोपी कल्याण जितना ज़्यादा हैवी ड्रंकर है, उसने इतनी ज़्यादा शराब पी, इसमें उसको तो पकड़ लिया है, लेकिन जिसकी वो ड्राइविंग करता था वो मैनेजर अलंकार जो मोटर्स है जिसकी वो गाड़ी चलाता था, वो उसका मैनेजर जिसने उसको चाबी दी, शराब के नशे में होने के बावजूद भी उसको चाबी दी, वो फरार है। उसका मालिक जो ऑनर है अलंकार जो उसका ट्रांसपोर्टर है, उसका मालिक भी फरार है, मैनेजर फरार है। उन दोनों की भी तलाश की जा रही है। जितनी लापरवाही ड्राइवर की है उतनी ही लापरवाही इन दोनों की भी है। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उन दोनों को भी गिरफ्तार करना। बहरहाल अभी वो दोनों फरार बताए जा रहे हैं। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। कोटा के आरके पुरम इलाके में मां और बेटी की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस हत्या से महिला का परिवार, खासकर महिला का पति सदमे में है। कोटा में हुई इस हत्या ने अपने साथ कई सवाल छोड़ दिए हैं, क्योंकि जहां पर यह हत्या हुई वहां पर 3 कप चाय की प्याली भी रखी हुई थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि हत्या से पहले यहां पर कुछ लोगों ने आराम से चाय पी, बातचीत की और फिर अपराधियों ने महिला और बच्ची की हत्या कर दी। सवाल यह है कि क्या अपराधी महिला और उसके परिवार को जानते थे? कोटा से हमारे सहयोगी शाकिर अली की रिपोर्ट देखिए। कोटा के आरके पुरम थाना इलाके में रोजड़ी के एक मकान में मां बेटी की हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गमगीन माहौल में पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन आखिर हत्या की वजह क्या रही और कौन थे हत्यारे? इस सनसनीखेज वारदात ने बड़ा सवाल छोड़ दिया है। अपनी पत्नी और बेटी को खो चुके भगवान वैष्णव को परिवार के लोग दिलासा दे रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो वारदात हुई है उस वारदात से पूरा परिवार उजड़ गया। अब भगवान वैष्णव का 1.5 साल का बच्चा है। पत्नी ज्योति और 8 साल की मासूम पलक की किसने हत्या की और हत्या की वजह क्या है? ये सवाल बार बार एक पति और एक पिता के जहन में वारदात के बाद से लगातार उठ रहा है।
रोजड़ी निवासी लैब टेक्नीशियन भगवान दास वैष्णव की पत्नी ज्योति और 8 वर्षीय बेटी की अज्ञात बदमाशों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। घर से जेवरात और मोबाइल भी गायब है। वहीं 1.5 साल के मासूम पालने में ही झूले में रोता हुआ मिला था। क्योंकि मैं किचन की तरफ नहीं देखा था, मैं तो डायरेक्ट मेरी बेटी मिली और मैं उसको उठा के मैंने कहा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि इसकी जान बच जाए, फिर बाद में मैं दूसरों को ढूंढूंगा। तो मेरे को मेडिकल कॉलेज लाते ही उन्होंने अरेस्ट बता दिया है। फिर मैं भागा तो मैं घर पे जाके देखा तो काफ़ी मोहल्ले की भीड़ इकट्ठी हुई रही थी और मेरी मिसेज को गाड़ी में, फिर मैं गाड़ी में मेरे को बिठा लिया और मेडिकल कॉलेज लेके आ गया। फिर मेरी मिसेज की भी डेथ और मेरा एक 15-16 महीने का बेटा है, वो बुरी तरह रो रो के चिल्ला के मकान में, किसी ने उसको नहीं पूछा कि ये बेटा कैसे रो रहा है मकान में अकेला। कोई नहीं घुसा मेरे मकान में, नहीं कोई भी नहीं आया, किसी को आवाज तक नहीं आई। रोजड़ी इलाके में हुई इस डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मौके से बुलाया गया और साक्ष्य पुलिस द्वारा जुटाए गए। देर रात रोजड़ी इलाके में ज्योति, उनकी 8 साल की बेटी पलक अचेत अवस्था में घर में मिले थे। दोनों के गले पर चोट के निशान होने के साथ ही खून भी बिखरा हुआ था। परिवार के लोगों का कहना है कि कमरे में चाय के 3 कप भी मिले हैं। वारदात करने वाले 1 से अधिक लोग थे। उन्होंने घर पर चाय भी पी है। वहीं बेटी स्कूल यूनिफॉर्म में ही अचेत अवस्था में मिली थी। उसके गले पर भी चोट के निशान हैं। पत्नी रसोई में थी सर, आटे में हाथ हो रहे थे, आटा लगा हुआ था और खाना बना रही थी वो। तो पहले वो बच्ची को लेके आया, फिर बाद में जैसे वो घर वापस पहुंचा पत्नी को लेने, तो वो मोहल्ले वाले उसको गाड़ी में बिठा के ला रहे थे। जितने में चल गया तो वो गाड़ी में बैठ के उनके साथ ही मेडिकल कॉलेज आ गया सर। और मेडिकल कॉलेज आते ही नहीं है सर कोई भी मोहल्ले वाले, मेडिकल कॉलेज आते ही उन दोनों को मृत घोषित कर दिया सर। और बच्चा है 1 साल का जो दिन भर झूले में था, जो रो रो के बेहोश हो गया, उसको जेके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब वो थोड़ा स्वस्थ है। चोट के निशान भी है उनके गले में चोट के निशान है, उसका गला दबाया गया है दोनों का, पीछे से मारी गई है। ब्लड पूरा बह गया सर, रसोई में पूरा ब्लड था, बेड भी पूरा ब्लड था सर, चाकू भी लगाए हैं। डबल मर्डर की वारदात के बाद कोटा पुलिस भी सतर्क हो गई है। वारदात के बाद से ही पुलिस ने जांच के बिंदुओं को गहनता से अध्ययन किया है। 3 थाना अधिकारियों की टीम के साथ जांच करना शुरू कर चुके हैं। पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की टीम खंगाल रही है। डबल मर्डर का कारण लूट है या फिर कोई अन्य कारण, ये पुलिस की जांच में ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अपराध करने वालों ने मासूम बच्ची को भी निर्दयता से मौत के घाट उतारा है, उसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वारदात करने वाले परिवार से भली भांति परिचित थे और मासूम बच्ची भी उनको पहचानती रही होगी। इसी डर से उन्होंने मासूम बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अब देखना होगा कि इस डबल मर्डर में क्या खुलासा कोटा पुलिस करती है। हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।